नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है, जहां पे हम लोग आपका जो पेपर अगर हिस्ट्री है उसके लिए गर्दा क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, ताबड़तोड़ क्लासेस, यहां से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जी हाँ, जो भी मैं पॉइंट नोट आउट करा रहा हूं, आप उसको अगर नोट आउट कर लेते हैं अपने नोटबुक पे, तो जी हाँ, एक भी प्रश्न आपको एचपीएससी से नहीं छूटने वाला है। तो आपको सीरियस प्रत्येक क्लास में रहना है। अकॉर्डिंग क्लासेस, बिल्कुल सिलेबस के आधारित पर यहां से ही प्रश्न मिलने वाला आपको, इससे आउट प्रश्न नहीं जाएगा। 100% सक्सेस रेट रहने वाला, जीरो लेवल से तैयारी आरंभ हो चुकी है। मैं डॉक्टर संदीप पुनः आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर पे स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हम लोग अभी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सीरीज को देख रहे हैं। जहां पर हमने पिछले क्लासेस में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो रिसोर्सेस हैं उसके बारे में क्लासेस कर ली है। इसके बाद हमने क्लासेस करी थी मध्यकालीन, जो हमारा पूर्व मध्यकाल है, वहां पे जो सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण इंडिया पे होता है, सबसे पहली मुसलमानों का जो आक्रमण होता है वो होता है अरब आक्रमण, जहां पे हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, सिंध के बारे में पढ़ा। और आज देखेंगे दूसरा मुस्लिम आक्रमण, जो कि तुर्कों का आक्रमण था। और ये ऐसा आक्रमण था ना जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। जी हाँ, भारत पे एक अलग साम्राज्य स्थापित हो गया। और ये सिर्फ इसके बाद तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत ही नहीं, बल्कि इसके बाद इस्लामिक सत्ता, पूरा मध्यकाल देखा जाए तो इस्लामिक सत्ता की नींव यहां पर पड़ गई। दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल, बाद में फिर अंग्रेज आए, जिसको हम लोग मॉडर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे भारत में इस्लामिक सत्ता की नींव पड़ी। तो स्टार्टिंग करते हैं आज हम लोग तुर्क आक्रमण से, है ना। भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, उसके इससे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर इसको आगे बढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत पे जाएंगे, दिल्ली सल्तनत, फिर उसका पतन, डिक्लाइन, है ना। उसके बाद फिर हम लोग मुगल पे आएंगे, बाद में फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एंट्री करेंगे। अब जो क्लासेस होगा वो आपका मजेदार इंटरेस्टिंग क्लासेस स्टार्ट हो गया है। तो तुर्क में हम लोग क्या देख रहे हैं आज? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहां से आए थे? वर्तमान में आप उसको अफगानिस्तान समझ लें। महमूद गजनवी को वर्तमान में देखा जाए तो कहां? अफगानिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य, वहीं के शासक थे महमूद गजनवी। इसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किए। उन सभी के बारे में देखेंगे, किस आक्रमण में उसने क्या किया, उनका टारगेट क्या था, उन्होंने यहाँ पर अटैक क्यों किया, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गजनी साम्राज्य के बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य हुआ करता था जिसको बोलते थे गजनी साम्राज्य। वहां पर जो गजनी साम्राज्य थी उसकी स्थापना हुई थी 962 ईस्वी में। किसने की थी? अलप्तगीन। नाम याद रखिएगा, अलप्तगीन। ये महमूद गजनवी के दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, है ना। इनके ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे महमूद गजनवी के, अलप्तगीन। इन्होंने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कहां? वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी में। अलप्तगीन का एक गुलाम था, उस समय गुलाम की प्रथा चलती थी। एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। उसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का जो गुलाम था उसका नाम था सुबुक्तगीन। इन्होंने वहां पर 977 ईस्वी में, इन्होंने स्थापना कब की गजनी की? 962 में। और 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना कर दी अलप्तगीन ने। यामिनी वंश की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने। और वहां पर वो गजनी की गद्दी पर बैठ गया। और इसी का पुत्र था, है ना, इसी का पुत्र था महमूद गजनवी, है ना। ये फादर थे किसके? महमूद गजनवी के, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन फादर थे महमूद गजनवी के। और इसने ही सबसे पहली बार इंडिया पर अटैक किया। अगर प्रश्न पूरा डीपली पूछा जाए, भारत पर पहला आक्रमण किस तुर्क शासक ने किया, तो वो सुबुक्तगीन होगा। अगर आपको कर सकते हैं ऐसे जनरल प्रश्न आएगा तो महमूद गजनवी हम लोग आंसर करेंगे, लेकिन थोड़ा डीप में अगर जाएंगे तो सुबुक्तगीन ने किया था। लेकिन सुबुक्तगीन ऑप्शन में अगर रहा तो, अगर नहीं रहा तो मोहम्मद गजनवी मारेंगे। अगर सुबुक्तगीन रहा तो हम लोग मोहम्मद गजनवी के साथ नहीं जाएंगे, आंसर सुबुक्तगीन करेंगे। ठीक है, तो सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। एवं हिंदू शासक जैसे जयपाल, हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया। और जयपाल के बारे में जो उनका जो इतिहासकार है उसने क्या कहा? ईश्वर का शत्रु, ईश्वर का शत्रु। तो इसने अटैक किया। पहला तुर्की शासक जिसने भारत पर अटैक किया कौन था? सुबुक्तगीन। और हिंदू शासक किसको हराया?
जयपाल को पराजित किया। जयपाल को मोहम्मद गजनवी के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बताया है। ठीक है, बाद में जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, उसके जो दरबारी इतिहासकार थे उसने इसे क्या कहा है, ईश्वर का शत्रु। तो मोहम्मद गजनवी के इतिहासकारों ने किसे ईश्वर का शत्रु कहा है, तो जयपाल को। जयपाल को सबसे पहली बार किस तुर्क शासक ने हराया, तो सुबुक्तगिन ने हराया। बाद में आगे चलकर क्या होता है कि काबुल और पंजाब में जो इंडिया में आपका शासन था वो हिंदू शाही राजवंश का शासन था, और उसकी राजधानी थी कहां, उद्भांडपुर। इसे वहंद भी कहा जाता है। जी हाँ, हिंदू शाही शासक जयपाल कहां के साथ राजा थे, काबुल और पंजाब एरिया के। तो काबुल और पंजाब एरिया में किस वंश का शासक था, हिंदू शाही वंश का। हिंदू शाही वंश के शासक कौन थे, जयपाल, जिसको कि सुबुक्तगिन ने पहले पराजित किया। और इस हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहां थी, उद्भांडपुर। इसी को कहीं कहीं वहंद के नाम से भी उल्लेख इसका मिलता है। दोनों ही नाम आपका ऑप्शन में मिल सकता है। ये हो गया इनिशियल हम लोग देख रहे हैं। अब अलबरूनी जो कि मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, अलबरूनी ने कुछ लिखा है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। अलबरूनी कब इंडिया आए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ उनके अटैक के दौरान ये आए थे। इन्होंने क्या कहा है, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये खुद उनके साथ आए थे। इनका जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है या इन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसके अनुसार क्या कहा है, हिंदू शाही वंश के शासक जो थे वो कुषाण नरेश कनिष्क के वंश थे। इनका कहना है जो हिंदू शाही शासक जयपाल वगैरह थे वो कुषाण शासक कनिष्क के वंशज थे। सुबुक्तगिन का पुत्र छोटे भाई इस्माइल की हत्या कर गद्दी पर बैठा और 1030 तक उसने शासन किया। कहां पर, गजनी पर। यानी मोहम्मद गजनवी ने अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी और गजनी का साम्राज्य ने प्राप्त किया था। यानी शुरू से ही वो एक महत्वाकांक्षी शासक आपको प्रतीक होता है। अगर अपने भाई की हत्या कर वो गद्दी पर आना चाहता है, मतलब वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसकी इसी महत्वाकांक्षा ने उसे भारत की ओर आने को प्रेरित किया और उसने बड़े बड़े उपाधियां भी धारण की। दो उपाधियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, उन्होंने दो उपाधि ली थी और उस दो उपाधियों को आपको नाम याद रखना है। पहला उसका उपाधि था अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत किसकी उपाधि थी, मोहम्मद गजनवी की। और इसका मतलब क्या होता है, मुसलमानों का संरक्षक। यहां से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं और आए हैं बहुत बार कि अमीन उल मिल्लत किसकी उपाधि थी, मोहम्मद गजनवी की उपाधि थी। अमीन उल मिल्लत से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, मुसलमानों का संरक्षक। दूसरी जो उपाधि थी यामिन उद दौला। यामिन उद दौला मोहम्मद गजनवी की दूसरी उपाधि थी। इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। ये दोनों का टर्म से भी प्रश्न आता है कि यामिन उद दौला का क्या तात्पर्य है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और ये उपाधियां उसको किसने दी थी, खलीफा ने। और खलीफा कहां होते थे, इराक में, है ना। खलीफा इराक में होते थे। तो उपाधियां जो थी बगदाद के खलीफा यानी इराक के जो खलीफा थे जिसका नाम था अलकादिर बिल्ला। अलकादिर बिल्ला ने उसको ये उपाधियां दी थी। किसको, मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद इस्लामी इतिहास में, मुस्लिम इतिहास में पहला इतिहासकार था जिसने सुल्तान की उपाधि थी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके पहले किसी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये भी प्रश्न न जाने कितने बार आया है। पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो कौन थे, मोहम्मद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। अब देखेंगे सुल्तान की उपाधि क्यों धारण की थी। आखिर सुल्तान की उपाधि कुछ अच्छे काम, कुछ बड़े काम किए होंगे तभी तो उसको हम लोग देख लेंगे। उन्होंने एक राजा को हराया था जिसका नाम था सिस्तान। सिस्तान को हराया था, इसीलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सिस्तान को हराया तो उसने कौन सी उपाधि धारण की, सुल्तान। इस राजा का नाम रख दिया सिस्तान। और ये मध्य एशिया का ही राजा था, इंडिया का नहीं था। मध्य एशिया के सिस्तान को हराया और सुल्तान की उपाधि उन्हें धारण की। चलिए अब यहां से हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर उन्होंने इंडिया पे जो अटैक किया इसके पीछे कारण क्या था। इसका कारण तो कुछ रहा होगा, वैसे तो अटैक किया नहीं। इन कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उनका कारण था, क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। यहाँ पे दो लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इरफान हबीब। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बहुत ही जानकार इरफान हबीब। इनका कहना है महमूद के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन। इसका उद्देश्य था क्या, धन की प्राप्ति। धन क्यों, मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य वो बनाना चाहते थे, उसके लिए वहां पे युद्ध करना था उसको, बड़े बड़े राजाओं को हराना था।
इसके लिए उसे धन चाहिए ना, पैसा चाहिए। और पैसा कहां से मिलेगा? सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर भारत से मिलेगा, हिंदुस्तान से मिलेगा। और यहाँ के राजा आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ पे यूनिटी नहीं है। इसलिए उसको लगा कि नहीं, चलिए इंडिया पे जाते हैं, अटैक करते हैं और धन लाते हैं, मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य हम बनाएंगे। तो ऐसा मानना है इरफान हबीब का। यहाँ पर उनका आने का उद्देश्य था धन लूटना। अब उतबी महोदय क्या करते हैं, ये महमूद का दरबारी इतिहासकार था, तो ये तो वैसा तो एक कॉमन सेंस है, जो उसका खुद ही दरबारी इतिहासकार है वो क्या बोलेगा कि हमारा राजा लुटेरा है, वो भारत लूटने गया है, पैसा के लिए गया है, ये तो नहीं कहेगा। उसने क्या कहा, महमूद का जो दरबारी कवि था, दरबारी इतिहासकार था उतबी, इसने कहा महमूद के आक्रमण का उद्देश्य जिहाद या इस्लाम का प्रचार था। इनका कहना था भारत में वो इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अटैक किया था। लेकिन इसका कथन सही नहीं मानेंगे, क्योंकि मुल्तान पे भी इन्होंने अटैक किया था। महमूद गजनी ने मुल्तान पे भी अटैक किया था, तो मुल्तान में तो मुसलमानों की सत्ता थी, तो अगर इस्लाम का ही आपको बढ़ाना था, प्रचार करना था, तो वहां पे आप क्यों अटैक किया आपने मुल्तान पे? मुल्तान पे तो सिया संप्रदाय का शासन था, है ना, करमपंथी मुसलमान थे, तो आपने मुल्तान पे क्यों अटैक किया? उच्च पे क्यों अटैक किया? सिंध पे क्यों अटैक किया? वहां तो मुसलमानों की सत्ता थी। यानी इसका कथन को सही हम लोग नहीं मानेंगे। इरफान हबीब महोदय ने जो कहा है वही 100% सही है। वो भारत आए थे सिर्फ और सिर्फ लूटने, धन प्राप्त करने या साम्राज्य स्थापित करने भी वो नहीं आए थे। उनका साम्राज्य स्थापित करने का उद्देश्य था मध्य एशिया में। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए क्या कारण था। तो एक लुटेरा था, यहाँ पे धन लूटने के उद्देश्य से वो आया था। अब इसके आक्रमणों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से इसने आक्रमण किए थे, कब कब आक्रमण किए थे, यहां से प्रश्न आता है। तो महमूद गजनवी ने जो भारत में प्रवेश किया, तो बहुत सारे दर्रे हैं इंडिया में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसी में से एक दर्रा है आपका खैबर दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान का पख्तूनिस्तान और अफगानिस्तान का कबुलिस्तान मैदान के बीच में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं खैबर दर्रा। पाकिस्तान का पख्तूनिस्तान और काबुल का आपका कबुलिस्तान मैदान के बीच एक खैबर दर्रा है, पहाड़ी इलाके में। इसी खैबर दर्रा से होते हुए महमूद ने भारत में प्रवेश किया था। अगर पूछा जाए किस दर्रे से आए थे, तो खैबर दर्रा, ये आपको याद रखना है। महमूद के आक्रमण के समय कहां पर किसका किसका शासन था वो आपको जरूर याद रखना चाहिए, इससे भी प्रश्न आता है। जब महमूद ने इंडिया पर अटैक किया तो कश्मीर में शासन किसका था, है ना, अब बंगाल में किसका था, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था, याद रखिए। महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था। कन्नौज में किसका शासन था? कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था, एकदम रट लेना इन चीजों को। बंगाल में किसका शासन था? पाल शासक महीपाल का शासन था। और इसी प्रकार चंदेल जो थे आपके, चंदेल, यहाँ पर कौन से चंदेल शासक उस समय राज कर रहे थे? उसका नाम था विद्याधर। चंदेल शासक, उसके विद्याधर महमूद गजनवी के समकालीन था। जब उसने अटैक किया, ये सारे शासक यहाँ पर राज कर रहे थे। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कौन किस एरिया में थे। और अगर चोल शासकों की बात करें दक्षिण भारत की, तो वहां पे हालांकि महमूद जा नहीं पाए, महमूद ने वहां पे अटैक किया भी नहीं, उनका महमूद के आक्रमण से कोई संबंध रहा नहीं। लेकिन चोल एक बड़ा साम्राज्य माना जाता है, मजबूत साम्राज्य माना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए कि जब महमूद ने इंडिया पे अटैक किया था, उस समय समकालीन चोल शासक कौन हुआ करते थे? तो राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम आपके चोल शासक उस दौर में हुआ करते थे। चलिए अगला, महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। ये भी प्रश्न आता है, महमूद का पहला आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। किसके खिलाफ हुआ? जयपाल के खिलाफ। जयपाल कहाँ के शासक थे? पंजाब के शासक थे। और किस वंश के थे? हिंदू शाही वंश के थे। 1000 ईस्वी में महमूद का पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध हुआ। जयपाल हालांकि इसके पिताजी से भी पराजित हुए थे, लेकिन जयपाल ने उस समय कह सकते हैं कि पराजय मान के अपना फिर से साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन जब वो जयपाल महमूद गजनवी से पराजित हुए ना, उसने बहुत ज्यादा अपने आप को अपमानित महसूस किया और उन्होंने आत्मदाह, है ना, खुद को अग्नि में कह सकते, वो आग जलाकर, चिता जलाकर उस पर वो कूद गए और उसने आत्महत्या कर ली शर्म से। इससे पराजित होने के बाद शर्म से उन्होंने आत्महत्या कर ली। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हुआ करते हैं सर हेनरी इलियट। इन्होंने
पूरे महमूद गजनवी के आक्रमण को कहा है कि इसने कुल 17 बार आक्रमण किया और इसको बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए, तो 17 बार। और ये किसका कथन है? हेनरी इलियट का, सर हेनरी इलियट का ये कथन है। ये भी प्रश्न आ सकता है महमूद ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, इसकी जानकारी कौन से इतिहासकार की रचना से मिलती है? तो सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 आक्रमण किए और कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर जो पहला आक्रमण था और लास्ट आक्रमण उसका 1027 में हुआ, इस बीच में टोटल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार। और ये किसका कथन है? सर हेनरी इलियट का। महमूद के आक्रमण के समय सिंध और मुल्तान पर मुस्लिम शासन था। मैंने पहले कहा सिंध और आपका मुल्तान दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुसलमानों का ही शासन था। मुल्तान में अब्दुल फतेह दाऊद, मुल्तान में कौन थे? अब्दुल फतेह दाऊद, जो कि करमाथी सिया संप्रदाय के मुस्लिम शासक थे। लेकिन अगर वो कह सकते हैं ऐसा रहता कि नहीं वो इस्लाम का यहाँ प्रचार करने आया है, यहाँ तो ऑलरेडी इस्लाम है, आप यहाँ क्यों अटैक किए, आपने इसे भी क्यों नहीं छोड़ा, इसको क्यों लूटा? तो ये बात गलत है। वो बिल्कुल यहाँ पे लूटना आए थे, लूटना ही चाहते थे, धन उसको चाहिए था। महमूद ने इसके बाद 1004 और 5 में आक्रमण किया, जो भारत पर उसका चौथा आक्रमण था। कहां पर किया? मुल्तान पर। महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया? 1004-5 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। अगला, महमूद ने 1008 ईस्वी में छठा अभियान हिंदू शाही शासक, जी जयपाल ने आत्महत्या कर ली, तो उसके बाद और एक शासक उसके बाद बना कौन? आनंदपाल। जयपाल ने जब आत्महत्या कर ली तो अगला हिंदू शासक कौन बना था? आनंदपाल। आनंदपाल बना। इसके विरुद्ध फिर से 1008 ईस्वी में उन्होंने हिंदू शाही शासक के खिलाफ फिर से पंजाब में आक्रमण किया और ये पंजाब पर उसका दूसरा आक्रमण था। और यहाँ पर आनंदपाल को, जो कि कौन था आपका? जयपाल का पुत्र था, आनंदपाल को छाछ के युद्ध में वेहंद के मैदान में पराजित किया। ठीक है, तो पंजाब पर महमूद का दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1008 ईस्वी में। किसके खिलाफ? तो आनंदपाल के खिलाफ। आनंदपाल कौन था? तो आनंदपाल आपका कौन था? आनंदपाल आपका आनंदपाल आपका जयपाल का पुत्र था और इसने फिर से पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो इसको सबक सिखाने के लिए फिर से उन्होंने पंजाब पे अटैक किया और आनंदपाल को पराजित किया। उस युद्ध का नाम है छाछ का युद्ध। छाछ का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? आनंदपाल और आपका महमूद गजनवी के बीच। किस मैदान में हुआ? वेहंद के मैदान में, जो कि उनकी राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे। 1009 में 7वां आक्रमण हुआ, नारायणपुर अलवर पर किया गया। ऑब्जेक्टिव रूप में सिर्फ याद रखें इसको। और 1019 और 20 में महमूद के विरुद्ध चंदेल शासक विद्याधर, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, चंदेल शासक विद्याधर एक कह सकते हैं अच्छे शासकों में से उसकी गिनती होती है। इन्होंने बड़े ही सूझबूझ से, इनको समझ में आ गया था चंदेल शासक विद्याधर को कि हम लोग महमूद गजनवी से एक एक करके नहीं सकेंगे, इसलिए इसने पहली बार कोई शासक था जिसने उसके खिलाफ एक संघ बनाने का प्रयास किया। और इसमें कन्नौज के प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल और आपका हिंदू शाही शासक त्रिलोचन पाल, दोनों को इसने शामिल किया। ये आपका त्रिलोचन पाल हिंदू शाही, ये आपका आनंद लोचन पाल, ये आपका आनंद लोचन पाल थे, आनंद लोचन पाल। इसने और त्रिलोचन पाल को भी इसने अपने संघ में शामिल किया। किसने? विद्याधर ने। तो ये प्रश्न आता है किस भारतीय शासक ने पहली बार भारत में संघ बनाकर महमूद गजनवी को पराजित करने का प्रयास किया था? तो विद्याधर। विद्याधर किस वंश के थे? तो ये थे आपका चंदेल वंश के थे। अगला है उत्बी, जो कि उनके इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार। उसने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है भारत के एक महत्वपूर्ण शहर के बारे में, मथुरा के बारे में। तो मथुरा के बारे में वर्णन करने वाले इतिहासकार कौन थे? उत्बी कौन थे? महमूद के दरबारी इतिहासकार थे। इसने इसके वैभव को स्वर्ग के समान बताया है। तो किस इतिहासकार ने मथुरा के वैभव को स्वर्ग के समान बताया है? तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उत्बी ने। इसके साथ ही इसने इसे क्या कहा है? बैथलहम यीशु का जन्म स्थल था बैथलहम। जिस प्रकार वो क्रिश्चियन लोगों के बीच लोकप्रिय है उसके जन्म स्थान के कारण, उसी तरह इन्होंने उत्बी ने क्या कहा कि भारत में कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा होने के कारण यह हिंदुओं का बैथलहम कहा जाता है। हिंदुओं का बैथलहम मथुरा को किसने कहा है? तो ये आपका उत्बी महोदय ने कहा है।
जो कौन थे? आपके दरबारी इतिहासकार थे मोहम्मद गजनवी के। अगला है सोमनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जो उनका महत्वपूर्ण आक्रमण था, सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया और यह उसका 16वां आक्रमण था। सोमनाथ पर जो उसने आक्रमण किया 16वां आक्रमण था और 1025 ईस्वी में आक्रमण किया सोमनाथ पर। तो सोमनाथ पर अटैक जो किया, सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ के शासक उस समय कौन थे? भीम प्रथम। और यहां पर उसने कह सकते हैं एक बार उन्हें पराजय मिली, एक बार वो हारे, ठीक है, किससे? भीम प्रथम से। लेकिन फिर से जब उसने अटैक किया और सोमनाथ को उसने लूटा, और सोमनाथ में जो आपका शिव मंदिर है, इससे उसे काफी धन की प्राप्ति हुई। और इतनी धन की प्राप्ति हुई, अन्य सभी अभियानों को अगर मिला दे अभी ना, तो उतना धन नहीं मिला जितना उसको सोमनाथ मंदिर पर अटैक से मिल गया था। ठीक है, एक बार वो पराजित हुए गुजरात में, लेकिन दूसरी बार जब उसने अटैक किया सोमनाथ पे, वहां पर उसको जीत मिली और उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और अपार धन की प्राप्ति हुई। इस धन के बाद कह सकते हैं वो संतुष्ट हो गया, जो उन्हें इंडिया पे अटैक किया था उसका लक्ष्य पूरा हो गया, जितना उसको धन चाहिए था उतना उसके बाद मिल गया था। 1015 में, अब 1015 ईस्वी में कश्मीर के लोकट दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया, यह उसकी प्रथम पराजय थी। कश्मीर पे मैंने गुजरात के बारे में पहले आपको कर दिया, लेकिन इसके पहले अब कश्मीर के बारे में जानना है। 1015 ईस्वी में कश्मीर में उसने लोकपुट जो दुर्ग था उसको जीतने का असफल प्रयास किया था, जहां पे वो पराजित हुए थे। उसका अंतिम आक्रमण जो था सिंध के जाटों जिसे खोखर कहता है, इसके खिलाफ था। और यहाँ पर उसका ये अंतिम अटैक था जहां पर उसने खोखरों को पराजित किया और अंततः फिर उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद 1027 में उसने अटैक किया और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार महमूद गजनवी की लीला जो है ना वो समाप्त हो जाती है। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इंडिया पे भी जो उन्हें अटैक किया बहुत ज्यादा उनका, यहाँ कह सकते बस पंजाब सिंध कुछ इलाकों पर उन्हें राज किया, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिया पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, आर्थिक रूप से पड़ा, लेकिन कैसे राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनके बाद जो तुर्क अटैक हुआ मोहम्मद गौरी का, उसने भारत पर राजनीतिक प्रभाव डाला जबरदस्त तरीके से और पूरे भारत की दिशा और दशा को बदल दिया। लेकिन इसमें मोहम्मद गजनवी का भी हाथ है। इन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि भारत एक कमजोर देश है, यहाँ के राजाओं में एकता नहीं है, आप यहाँ पर आकर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। गौरी को ये चीज समझ में आ गया। तो महमूद के जो उत्तराधिकारी थे उसके बारे में बात कर ले। महमूद के एक उत्तराधिकारी थे मसूद। महमूद के एक उत्तराधिकारी कौन थे? मसूद। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी अच्छे प्रशासक थे। इसने ये समझ लिया था कि भारत में अगर राज करना है तो हिंदुओं को भी आपस में मिलाकर रखना होगा। इसलिए इसने अपने बहुत सारे हिंदू जो थे, भारत के हिंदू, उसको बड़े बड़े पद दिए, जिसमें दो नाम याद रखिएगा, सेवन राय और दूसरा है तिलक। इन दोनों को इसने अपने प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए। ये प्रश्न आता है कि महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों ने, या कहीं कि सीधे पूछता है महमूद ने अपने शासनकाल में किन भारतीयों को उच्च पद दिए थे? सेवन राय और तिलक को। इसी प्रकार महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से इतिहासकार थे ये भी पूछा जाता है। तो अलबरूनी तो उसके साथ आए ही थे, तो अलबरूनी थे। इसके बाद आप जान रहे उतबी थे, उतबी उसके दरबारी इतिहासकार थे। तो अलबरूनी के दरबार में रहने वाले इतिहासकार कुछ नाम आप देख लें। पहला अलबरूनी, दूसरा बेहाकी, तीसरा उतबी जो उसके दरबारी इतिहासकार थे, याद रखिएगा। फिर फिरदौसी, उनसारी, ये सभी उसके दरबार में रहने वाले महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, इसके अलावे अगर देखा जाए तो फारस का कवि उजारी, खुरासान का विद्वान तुसी और असजदी और फारूकी भी उसके दरबार में थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला, ऊपर जो अलबरूनी, उतबी, बेहाकी, फिरदौसी, इन चारों का नाम आप याद रखिएगा, वो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आज हम लोगों ने महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ सेशन को कंप्लीट कर लिया है। महमूद गजनवी ने जो भारत पर अटैक किया इसके बारे में हम लोगों ने क्लासेस कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे आपका तुर्कों का जो दूसरा आक्रमण हुआ था। तुर्कों का जो दूसरा आक्रमण हुआ था किसके नेतृत्व में? तुर्कों का जो दूसरा आक्रमण हुआ था आपका मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में, उस पर हम लोग आएंगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण को देखेंगे और किस प्रकार उसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की और भारत में अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और एक बड़ा तुर्क साम्राज्य का स्थापना हो गया। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप जाएं, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप अच्छे नोट्स भी बना पाएंगे
और ऐसी क्लासेस लगातार चलती रहेगी टिल एग्जाम तक। आप भी चाहते हैं 100% सक्सेस होना है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और शानदार लाइफ स्पेंड करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप क्लासेस को आराम से करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।